हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 साइंस की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है क्यूरियोसिटी, इसका ये जो चैप्टर नंबर 6 है, प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, इस चैप्टर को अभी हम इन वन शॉट बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स के साथ यहाँ पे समझने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी आप देख रहे होगे, इस नोट से पढ़ोगे ना, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, जिससे कि आपको भी ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमें इन टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है, फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, फिर हम विंड के फॉर्मेशन को लेकर पढ़ेंगे, फिर हम हाई स्पीड विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे, और एंड में साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज़ प्रेशर। अगर किताबी डेफिनेशन देखा जाए तो प्रेशर को हम लोग बोलते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, प्रेशर का फोर्स बाय एरिया। तो डेफिनेशन के अनुसार ही यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला है वो भी लिखा हुआ है। प्रेशर क्या है? तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बाय एरिया, यही होता है प्रेशर। इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आया? तो व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ सरफेस, जब हम किसी सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो प्रेशर है ये डिपेंड करता है कि कितना एरिया में फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, कितना एरिया पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस पर डिपेंड करता है। मतलब कि एरिया आपका दिया गया, ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया गया है। अगर फोर्स सेम रहे, सेम फोर्स कहने का मतलब है अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। स्मॉल एरिया, अगर एरिया छोटा सा है, इतना छोटा सा एरिया है और इस पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और अगर हम बड़ा एरिया पे यही 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएं, ये एक बड़ा एरिया लिए और यहाँ पे अब हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो अब बताओ प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होगा? यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि यहाँ पर? तो जो स्मॉल एरिया होगा उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, स्मॉल एरिया पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और इस पर प्रेशर कम लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि इफ़ द एरिया इज स्मॉल, अगर एरिया छोटा हो, स्मॉल हो, तो प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा लगेगा, और अगर एरिया बहुत ज़्यादा हो तो प्रेशर वहाँ पर कम लगेगा। ठीक है, इस डेफिनेशन से भी आप समझ सकते हो, कोई चीज़ अगर नीचे में है दैट मीन्स कि अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर की वैल्यू कम होगी, अगर एरिया को कम करोगे तो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। मतलब एरिया ज़्यादा होगा, प्रेशर कम लगेगा, अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आया? तो प्रेशर का डेफिनेशन यहाँ पर समझ में आया कि प्रेशर क्या होता है, ये समझ में आया कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर डिपेंड करता है कि हम किसी सरफेस पे कितना जो फोर्स है वो लगा रहे हैं, किसी एरिया पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर इस चीज़ पर डिपेंड करता है, कितने एरिया पे हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एरिया अगर छोटा सा है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ऐसे फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो प्रेशर को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं और पास्कल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि प्रेशर का एसआई यूनिट बताओ, तो आप पास्कल लिखोगे। पास्कल को शॉर्ट में पीए लिखते हैं, कैपिटल पी स्मॉल ए। आप इसको स्मॉल नहीं लिख सकते हो, ठीक है, पी को कैपिटल ही लिखना है, इसको स्मॉल ही लिखना है। तो कैपिटल पी और स्मॉल ए, पी ए, पास्कल को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो एसआई यूनिट प्रेशर का क्या हुआ? पास्कल। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के कुछ यहाँ पर डेली लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि अ शार्प नाइफ कट्स इजीली। जो एक नुकीला नाइफ होता है, चाकू होता है, उससे हम किसी चीज़ को बहुत ही ईजिली काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कम एरिया होता है, कम एरिया लगेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, कोई चीज़ ईजिली कट हो जाएगा। समझ में आया? अब जैसे एक ये जो नेल होता है, अगर हम दीवार पे ठोकते हैं
तो ये अंदर चला जाता है। बट इस साइड से अगर ठोकेंगे इधर मतलब इस साइड से ठोकते हैं तो अंदर चला जाएगा, लेकिन इधर इसको अगर हम ऊपर कर दे, ठीक है, इसको ऊपर कर दे और यहाँ पे अगर हथौड़ी मारो तो क्या ये वाला पार्ट अंदर जाएगा? नहीं, ये थिक पार्ट अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम लगेगा और यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ये जो नेल होता है ये अंदर चला जाता है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से ये जो शार्प नाइफ होता है इस पर स्मॉल एरिया होता है, शार्प नाइफ में स्मॉल एरिया होता है। जितना स्मॉल एरिया होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा और इससे वो ज़्यादा और इजीली कट हो पाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया, डेली लाइफ एग्जांपल हो गया प्रेशर का। एक एग्जांपल ये भी है, आप जो स्कूल का बैग स्कूल टांग कर लेकर जाते हो, तो अगर आपका बैग का जो स्ट्रैप्स है अगर ब्रॉड रहेगा, अगर चौड़ा रहेगा, तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, आपको उतना भारी फील नहीं होगा बैग। लेकिन वही आप स्ट्रैप जो है पतला सा टांग लो, पतला सा लगा लो, फिर देखना कैसे आपको भारी लगेगा। तो जब भी बैग लो तो देख कर लेना ब्रॉड स्ट्रैप्स रहे, चौड़ा रहे, इससे कि एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ज़्यादा होगा तो फिर फोर्स आपको कम लगाना होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ब्रॉड स्ट्रैप्स में ज़्यादा एरिया होगा तो वहाँ पर कम प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भारी फील नहीं लगेगा। फिर जो गर्ल्स जो भी हील्स पहनती है, सैंडल पहनती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती है ग्राउंड पर, एज़ कम्पेयर टू फ्लैट शूज़। जो बॉयज़ शूज़ पहनते हैं इसमें प्रेशर कम लगता है। क्यों? क्योंकि बॉयज़ के शूज़ में ज़्यादा हील्स नहीं होता है। हील ज़्यादा क्या, हील्स होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो हील्स नहीं होता यानी एरिया ज़्यादा नहीं होता। एरिया ज़्यादा नहीं होगा तो प्रेशर कम लगेगा। समझ में आया? एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, दिया गया है फोर्स 100 न्यूटन अप्लाई करा गया है, 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा गया है एक कार्डबोर्ड पे जिसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, तो प्रेशर कितना होगा? ये यहाँ पर फोर्स की वैल्यू दे रखी है, ये एरिया दे रखा है, हमें प्रेशर निकालना है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। फोर्स दे रखा है 100 न्यूटन और एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। इसको हम काटेंगे तो 2 के टेबल में 5 बार में 10 आएगा और 0 डाल दिए तो 50 आ गया और न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या तो इसके जगह पे मैंने क्या बताया था, प्रेशर का यूनिट पास्कल बताया था, तो आप 50 पास्कल लिख सकते हो। पास्कल को शॉर्ट में पीए लिख सकते हो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर के जगह पे आप पीए भी लिख सकते हो यानी पास्कल लिख सकते हो। आगे फिर यहाँ पर दिया गया है, डू लिक्विड्स ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है? क्या लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है? तो बिल्कुल करता है, तो लिखेंगे यस, लिक्विड्स ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर। लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। भैया कैसे? कैसे लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर करता है? कैसे लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करता है बताता हूँ, अच्छे से समझना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर अभी आपको समझाता हूँ, जिसमें आपको देखो यहाँ पर पहला एग्जांपल दे रखा है, ओवरहेड वाटर टैंक्स आर प्लेस्ड एट अ हाइट सो दैट वाटर कम्स आउट ऑफ द टैप्स विथ मोर प्रेशर। कई बार आपने ऐसा नोटिस करा होगा, पानी का जो टंकी होता है इसको इस प्रकार से कुछ ऊंचाई के ऊपर में इस तरह से रखा जाता है। ऐसा क्यों रखा जाता है, ऊपर क्यों रखा जाता है? ताकि यहाँ पर जो एरिया है ये ज़्यादा हो। अगर इसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका एरिया जितना ये ऊपर जाएगा तो एरिया नीचे का उतना ज़्यादा होगा, नीचे का एरिया उतना ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जो वाटर निकलेगा फिर नल से जो वाटर निकलेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा। बट अगर इसको हम जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया फिर कम रहेगा। समझ में आया ना? तो ज़्यादा ऊपर रखने से एरिया ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर इसी टंकी को हम यहाँ पर रख देते तो इसका एरिया कम हो जाता, तो फिर जो पानी निकलता नल से वो भी कम निकलता। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि हम वाटर टैंक को जो ऊपर में रखते हैं, ठीक है, तो हाइट के में ज़्यादा हाइट में रखते हैं ताकि जो पानी है वो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा प्रेशर के साथ निकल सके। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, व्हेन अ बोतल हैज़ होल्स ऑन इट्स साइड्स। अगर आप बोतल में होल कर दो, इस तरह से थोड़ा सा छेद कर दो, ठीक है, होल कर दो, छेद कर दो इस तरह से, ठीक है, तो वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम देम। बिल्कुल सिंपल सी बात है, पता है कि अगर वाटर में होल कर देंगे तो यहाँ से जो वाटर है वो निकलना शुरू हो जाएगा। विच शोज दैट लिक्विड्स ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर। ये शो करके दिखाता है कि लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये भी लिक्विड यहाँ से बाहर आने की और कोशिश कर रहा है ना? तो वही चीज़ यहाँ पर है कि लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है।
हर साइड्स में चारों तरफ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ना। वाटर एग्जर्ट प्रेशर नॉट ओनली डाउनवर्ड, और ये जो लिक्विड होता है सिर्फ ऐसा नहीं कि नीचे ही प्रेशर एग्जर्ट करता है, ये हर डायरेक्शन में प्रेशर एग्जर्ट करता है, लेफ्ट राइट नीचे, इनफैक्ट ऊपर भी। ऐसा मत सोचना ऊपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं करेगा, ऊपर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, चलो आगे। ये दूसरा एग्जाम्पल समझ में आया। तीसरा, अब द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट नॉट ऑन द डायमीटर। ये क्या है? देखो, लिक्विड में जो प्रेशर लगता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, लिक्विड में जो प्रेशर लगता है वो डिपेंड करता है उसके हाइट के, कितनी हाइट पे वो है, और डिपेंड करता है कि वो कितने हाइट पर है, ना कि उसका डायमीटर कितना है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ समझ में, फिगर देखो समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक टंकी ही समझ लो, दो टंकी है। ये जो टंकी है इस पर पानी भरा हुआ है, इस पर भी पानी भरा हुआ है। दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? ये ज़्यादा चौड़ी है और ये कम चौड़ी है। और मान के चलो दोनों टंकी को हम इसी हाइट पे रखते हैं, इन दोनों टंकी को हम इसी हाइट पे रखते हैं, जिस हाइट पे ये है, इसको भी हमने यहाँ पे रखा और इसको भी यहाँ पे हमने रखा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से ज़्यादा प्रेशर किस में देगा, इसमें ज़्यादा प्रेशर से ये पानी निकलेगा कि इसमें से ज़्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा कि भैया ये तो ज़्यादा मोटा लग रहा है ना, ये तो इस हाइट थे सेम है दोनों का, तो ये इसी से ज़्यादा जो है वाटर निकलेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है कि लिक्विड जो भी प्रेशर लिक्विड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो लिक्विड प्रेशर लगाता है, वो डिपेंड करता है हाइट पर, कि वो कितने हाइट पर रखा गया है, ना कि डायमीटर पर। डायमीटर पर वो डिपेंड नहीं करता। डायमीटर कहने का मतलब देखो, इसका डायमीटर ज़्यादा है और इसका डायमीटर कम है, तो इसका डायमीटर कितना भी रहे, ठीक है, डायमीटर कितना भी रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर अभी मैंने जो क्वेश्चन तुमसे करा था कि इसको मैंने यहाँ पर रखा, इसको भी यहाँ पर रखा, तो किस में ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा? तो दोनों में सेम प्रेशर एग्जर्ट करेगा, किसी में कम ज़्यादा नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, नहीं, दोनों में इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, क्योंकि दोनों को हमने सेम हाइट पे रखा है। हाँ, इसी को अगर नीचे कर देते तो फिर ये भले ही इतना चौड़ा क्यों नहीं है, लेकिन ये इसकी हाइट कम होती तो इसके बीच में एरिया कम होता, तो फिर यहाँ पर क्या होता, फिर ये कम प्रेशर एग्जर्ट करता, क्योंकि डायमीटर पे ये डिपेंड नहीं करता है प्रेशर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर और एक एग्जांपल है कि जब पाइप कहीं पर लीक कर जाता है तो एक फाउंटेन की तरह बाहर निकलता है वाटर। जैसे कि देखो ये पाइप है, यहाँ पर ये लीक कर गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वाटर है देखो एक फाउंटेन की तरह निकल रहा है ना। तो ऐसा क्यों निकलता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर भी जो पाइप है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो इसी वजह से फाउंटेन की तरह निकलता है। तो देखो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दे दिए हैं। तो अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो वाटर होगा वो भी बहुत तेज़ी से ग्रेटर फोर्स के साथ निकलेगा। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो वाटर उतना तेज़ी से निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया वाई इज़ द बेस ऑफ अ डैम बीइंग ब्रॉडर। आपने कई जगहों पे नोटिस करा होगा कि जो डैम का जो बेस होता है, ठीक है, मतलब अंदर नीचे वाला जो हिस्सा होता है, बेस मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है, उसको ब्रॉडर रखा जाता है। ब्रॉडर कहने का मतलब है चौड़ा रखा जाता है। डैम का जो नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको देखो चौड़ा रखा जाता है। क्यों चौड़ा रखा जाता है? क्योंकि वाटर प्रेशर एट द बॉटम इज़ वेरी हाई। तो जो वाटर प्रेशर लगाती है बॉटम पे, नीचे में, वो सबसे ज़्यादा लगाती है। नीचे पे जो वाटर प्रेशर लगाती है वो बहुत ज़्यादा लगाती है। तो ब्रॉडर रहने से क्या होगा कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, मतलब ज़्यादा ब्रॉडर रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर उसको एग्जर्ट नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा ब्रॉडर है, ज़्यादा चौड़ा है तो प्रेशर कम लगेगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा हो जाता है। एरिया ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर फिर वहाँ पर कम बनाएगा, तो इससे जो प्रेशर है वो हैंडल करने में ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रेशर एग्जर्टेड बाय एयर। तो हमने लिक्विड को लेकर यहाँ पर समझा कि लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करती है, बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने बताए। अब एयर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है, एयर भी प्रेशर लगाता है।
इसका भी बहुत सारे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ। पहले समझ लो एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो द लेयर ऑफ एयर, एयर की जो लेयर होती है हमारे सराउंडिंग्स में, अर्थ के सराउंडिंग्स में, अर्थ के सराउंडिंग्स में जो भी एयर की एक लेयर होती है, बुक में लेयर के जगह पे इन्वेलप्स दिया हुआ है, द इन्वेलप ऑफ एयर, तो आप इन्वेलप ऑफ एयर भी लिख सकते हो, मतलब वही होता है, लेयर ही होता है। तो हमारे अर्थ के सराउंडिंग्स में जो एयर की लेयर होती है, जो इन्वेलप्स होता है, बस उसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे अर्थ के चारों ओर जो भी अर्थ में एयर पाया जाता है, अर्थ के चारों ओर जो भी एयर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब जो ये एयर है बहुत तरह का हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन हो सकता है, उसमें आर्गन हो सकता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, उसमें कुछ अदर गैसेस भी हो सकते हैं, कुछ स्मॉल अमाउंट्स में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एयर ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर, अभी तो मैंने बताया एयर भी प्रेशर एग्जर्ट करता है। कैसे करता है समझते हैं। वेन वी ब्लो एयर इनटू अ बैलून, अब हम बैलून पे अगर हम एयर भरते हैं, ये देखो एयर भर रही है, द बैलून इनफ्लेट्स, जो बैलून है फूलने लगता है, इट एक्सपेंड्स इन ऑल डायरेक्शन, और ये हर डायरेक्शन पे देखो ये एक्सपेंड कर रही है, हर डायरेक्शन पर ये फैल रही है। ठीक है, बैलून हर डायरेक्शन पे फैल रहा है, विच मीन्स एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन। इससे क्या पता चल रहा है कि जो एयर है इस बैलून में हर डायरेक्शन पे एग्जर्ट कर रहा है, जो एयर है इस बैलून में हर डायरेक्शन पे एग्जर्ट कर रहा है, तभी तो हर डायरेक्शन में ये फैल रहा है। तो एयर भी हर डायरेक्शन पे एग्जर्ट करता है, सेम एज इट इज लिक्विड। अब एक टर्म दिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, जो एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है अराउंड अस, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर जो एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है, हमारे चारों ओर जो प्रेशर एयर एग्जर्ट करता है, एयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, जो भी एयर प्रेशर लगाता है हमारे चारों ओर, इसी को कहा जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आया। हमारे हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर एयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, हमारे चारों ओर एयर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका एक एग्जांपल लिया गया है कि इफ़ यू टेक ए स्मॉल एरिया ऑफ 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, अगर आप एक स्मॉल एरिया लेते हो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का, एक स्मॉल एरिया आपने ले लिया 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का, तो द एयर प्रेशर ऑन इट अबाउट, तो उस पर जो एयर प्रेशर लगेगा ना वो 2250 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, जो कि लगभग बराबर होता है 225 kg का। मतलब समझ रहे हो कि एक 225 मतलब 15 मल्टीप्लाई 15 कितना एरिया हो जाएगा, लगभग 225 होगा। ठीक है, मतलब 225 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 2250 न्यूटन फोर्स लगता है, मतलब 225 kg प्रेशर उस पर लग रहा होता है, मतलब इतना वेट उस पर लग रहा होता है। ठीक है ना, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज पुटिंग अ ह्यूज वेट लाइक प्रेशर। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमेशा एक बड़ा वेट पुश करता है, एक बड़ा वेट जो है पुश करता है हमारे बॉडी पे, लाइक प्रेशर, प्रेशर की तरह, है ना। वही चीज़ यहाँ पर है, दिस मीन्स दैट एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज पुटिंग अ ह्यूज वेट लाइक प्रेशर। प्रेशर की तरह एटमॉस्फेयर भी हमारे पूरे बॉडी में एक तरह से ना बड़ा सा वेट जो है वो प्रेशर की तरह क्या करता है, वो पुश कर रहा होता है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर है, देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि हमारे बॉडी में प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ही बताया, आप एक रूम में बैठे हो, आपके ऊपर इतना केजी का आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, मतलब 225 केजी का, समझ रहे हो, आपके ऊपर प्रेशर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप क्रश नहीं हो रहे हो, फिर भी आपको कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। कारण क्या है, कारण ये है बिकॉज इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ब्लड, फ्लूइड्स या फिर ये जो गैसेस होते हैं जैसे ऑक्सीजन लेना या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, तो ये भी जो प्रेशर होता है ना, सेम इसी प्रकार से ये भी जो प्रेशर है वो भी क्रिएट करता है। ठीक है, जैसा आउटसाइड में प्रेशर क्रिएट होता है, आपके बॉडी के आउटसाइड में जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है एटमॉस्फेयर में,
वो प्रेशर आपके ऊपर लगा रहा है। सेम इसी प्रकार से आपके बॉडी में भी ब्लड फ्लूइड्स या गैसेस, ये सब सारी चीज़ें आपके बॉडी में भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, आपके बॉडी में प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसी सेम प्रेशर लगाता है आउटसाइड की तरह ही। तो आउटसाइड का प्रेशर और इनसाइड का प्रेशर दोनों बराबर हो जाता है। आउटसाइड में जो प्रेशर लग रहा है और आपके बॉडी में जो प्रेशर लग रहा है वो इक्वल हो जा रहा है, तो दोनों इस वजह से बैलेंस्ड हो जाता है और हम सेफ रहते हैं, हम क्रश नहीं होते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया था SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि पहले ही मैंने बताया, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। हाउएवर द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज मिलीबार। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर आपसे पूछ दे कि प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है एयर प्रेशर का, तो आपको लिखना है मिलीबार यानी MB। ध्यान देना, SI यूनिट पूछा जाएगा तब आपको पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखना है। बट अगर आपसे पूछ जाए प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, तो प्रैक्टिकल यूनिट एयर प्रेशर का होता है मिलीबार, जो कि इक्वल होता है 100 पास्कल के। मतलब कि 1 मिलीबार 1 MB बराबर कितना होता है? 100 पास्कल। 100 पास्कल, ये याद रखना, ठीक है। इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन हेक्टोपास्कल। इसको हम हेक्टोपास्कल द्वारा भी एक्सप्रेस्ड करते हैं। हेक्टोपास्कल को हम HPA लिखते हैं, जो कि इक्वल होता है 100 पास्कल के। ये भी 100 पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। चलो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ विंड। अब ये जो हवा है ये कैसे बनती है, हवा कैसे बनती है, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। हवा कैसे बनती है, तो एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, याद रख लेना कि जो एयर है वो हमेशा फ्लो होती है, हमेशा जो एयर है वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। हमेशा जो एयर है वो चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर से में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर चलती है, ठीक है। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर, इस बैलून के अंदर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे प्रेशर कम है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जो है बाहर निकल जाती है, इसी वजह से जो बैलून में फूला हुआ होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रही है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो ये फोर्स है, प्रेशर है, वो लगता है, हवा निकल जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो इस चीज़ को एकदम रट लो कि जो एयर है वो हमेशा फ्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। इसके अंदर एयर है, यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ये एयर बाहर निकल जाती है। ओके चलो आगे है, व्हेन अ बैलून इज इन्फ्लेटेड। वही एग्जांपल दिया, बैलून अगर फूला हुआ है तो द एयर प्रेशर इनसाइड इट, तो अंदर में एयर का प्रेशर लगता है, अंदर में एयर का प्रेशर लगता है। यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है क्योंकि वही चीज़ है, इज़ हायर कंपेयर टू द आउटसाइड एयर। बाहर में एयर का प्रेशर कम है, यहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा प्रेशर है तो हायर से लोअर प्रेशर में ये जो एयर है बाहर चला जाता है। इफ़ द माउथ ऑफ द बैलून इज लेफ्ट ओपन, अगर हम इसके माउथ को खोल दें तो द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड, जो भी अंदर में एयर है जो कि वो हाई प्रेशर अंदर में क्रिएट कर रहा है वो बाहर आ जाता है, यानी लो प्रेशर में चला जाता है। तो देखो यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर जा रहा है। व्हेन देयर इज़ अ पंचर इन द बाईसाइकिल, एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लो जिससे आपको पता चलता है कि जो एयर है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। जैसे बाईसाइकिल पंचर जो आपकी हो जाती है, आप बाईसाइकिल चलाते हो आपकी पंचर हो जाती है, ठीक है। तो पंचर क्यों होता है, क्योंकि जो बाईसाइकिल में जो टायर होता है, जो बाईसाइकिल में जो ट्यूब होता है, टायर नहीं जो ट्यूब होता है, ठीक है, उस पर कहीं छेद हो जाता है। छेद होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर की जो हवा होती है, आप हवा देते हो ना ट्यूब में, तो हवा जो देते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एयर जाता है। एयर जाने की वजह से अंदर में प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, तो जैसे ही उस पर मान के चलो कहीं नुकीला चीज़ है वो लग गया तो अंदर की जो एयर है वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है। क्यों बाहर निकलती है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो कम है, आपके ट्यूब में प्रेशर ज़्यादा है, तो वही आपका हायर से लोअर में प्रेशर जो है वो एयर चला जाता है। तो हमेशा याद रखना कि जो एयर है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, जैसे यहाँ ट्यूब में भी हुआ। यहाँ पर भी एक एग्जांपल करके दिखाया गया है, जैसे ये एक इन्फ्लेटेड बैलून है और ये एक अनइन्फ्लेटेड बैलून है, यूनी नहीं अनइन्फ्लेटेड बैलून है। ये इन्फ्लेटेड बैलून है यानी पूरा फूला हुआ है, और एक ये अनइन्फ्लेटेड बैलून है मतलब आधा फूला हुआ है। अब इन दोनों को अगर आप इस तरह से एक स्ट्रॉ के थ्रू बांध दो तो क्या होगा,
इसकी जो हवा होगी इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, इसकी हवा इसके अंदर जाएगी और ये छोटा होते जाएगा और ये बड़ा होते जाएगा। इसकी हवा इसके अंदर जाएगी तो ये छोटा होते जाएगा, ये बड़ा होते जाएगा। तो क्या कभी ऐसा भी होगा ना कि दोनों इक्वल आएगा? अब इसका क्योंकि हवा तो निकलते जाएगी, ये हवा कब तक निकलेगी? तब तक निकलेगी जब ये दोनों इक्वल नहीं आ जाए। अब जैसे ही ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब इसके अंदर से ये हवा जो है इधर जाना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हवा भाई इक्वल हो गया। हायर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, यहाँ के पे कम प्रेशर लग रहा था, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एयर मूव कर गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो एयर है ये मूव कर गई। अब दोनों साइड प्रेशर इक्वल है तो भाई एयर किधर जाएगा? तो वहीं रह जाएगा, फिर कहीं नहीं जाएगा, फिर इक्वल दोनों रहेगा। वही चीज़ आगे यहाँ पर दिया गया कि एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर इनफ्लेटेड बैलून। इनफ्लेटेड बैलून ये हायर प्रेशर है, यहाँ से जो एयर है ये जो अनइनफ्लेटेड बैलून है जहाँ पे लो प्रेशर है, एयर इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पे एरो भी दिखाया गया, एयर इधर जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफ़र हुई इसके कारण जो बैलून का साइज़ होगा ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ये धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। कुछ समय के बाद दोनों को जो बैलून होगा वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ का हो जाएगा, ठीक है। एयर फ्लो होना बंद हो जाएगा जब प्रेशर दोनों में बैलून्स में इक्वल हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, जो मैंने शुरू में बताया था। कंक्लूजन यही निकलता है कि जो एयर है ये हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाता है, ठीक है। रीजन मतलब जगह, हाई प्रेशर जगह से लो प्रेशर में जाता है। समझ में आया? चलो अच्छा, क्लास 7 में आपने आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि बुक तो इस साल चेंज हुई है आपकी एनसीईआरटी की। तो इस साल जो है प्रीवियस ईयर्स में भी कहीं कहीं दिया हुआ था, अगर पढ़ा होगा तो बताना, नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, ठीक है। 7th क्लास में अब नया ऐड करा गया है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, इसको बहुत डीपली अब ऐड करा गया है। पहले दिया था एनसीईआरटी में, बहुत कम दिया था, बट अब जो नई एनसीईआरटी की बुक 7 की भी चेंज हुई है, ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज को काफ़ी डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दिया गया है। बोला गया है कि क्लास 7 में आपने सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था, क्या क्या पढ़े थे भाई, उसी का थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप है, आपको समझना है इसीलिए मैंने बताया। इस पर भी प्रेशर लगता है, कैसे समझना। देखो दिन के समय में सी ब्रीज में क्या होता है, दिन के समय में जो लैंड होती है हीट्स अ फास्टर कंपेयर टू वाटर, जो ज़मीन होता है वाटर के कंपेयर में जल्दी गर्म होता है। जो ज़मीन होता है वाटर के कंपेयर में जल्दी गर्म होता है, जो ज़मीन होता है वाटर के कंपेयर में जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो द एयर कम्स वार्म एंड लाइट इन लैंड, तो जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, जो एयर होती है गर्म, ऑब्वियस सी बात है, हीट होगा एयर हीट होता है तो वो गर्म हो जाता है। एयर गर्म होता है वाटर से जल्दी, याद रखना पहला इंपॉर्टेंट चीज़, एयर जो होता है वो वाटर। अब देखो लैंड में क्या है, लैंड के आसपास में एयर है, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है, लैंड जो होती है वो जल्दी हीट अप होती है वाटर से। अब लैंड में जो एयर है वो भी जल्दी गर्म होगी, वो गर्म होती है। लैंड में जो एयर है वो गर्म होती है, लैंड में ज़मीन में जो एयर है वो गर्म होती है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, द एयर बिकम्स वार्म, जो एयर है वो गर्म होती है, और ज़मीन में जो एयर है वो गर्म भी होती है और हल्की भी हो जाती है। लाइट का मतलब यहाँ पर दिया गया है हल्का, लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का। तो लैंड में जो एयर है वो गर्म होता है और हल्का हो जाता है दिन के समय में इन कंपेयर टू वाटर। और आपने पढ़ा भी होगा, 7 में ही पढ़ा होगा कि जो गर्म एयर होता है वो ऊपर चला जाता है, जो गर्म एयर होता है वो ऊपर जाता है। तो जो गर्म एयर है वो ऊपर चला गया, ज़मीन में जो गर्म एयर था वो ऊपर चला गया, एंड जब ये गर्म एयर ऊपर चला गया तो क्या होता है, लो प्रेशर फॉर्म करता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हल्की एयर होती है, पहली चीज़, एयर अगर वार्म हो गर्म हो तो वो हल्की होती है, और हल्की एयर ऊपर जाती है, और हल्की एयर में प्रेशर कम लगता है, ठीक है। वहीं ध्यान रखना, वार्म एयर में प्रेशर कम लगता है, फिर से आगे मैं बताऊंगा, इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। गर्म एयर में प्रेशर लो होता है, ठीक है। द एयर अबव द सी रिमेन्स कूलर, लेकिन होता क्या है कि जो
सी होती है, सी ब्रीज मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सी जो होती है, समुद्र जो होती है, वहाँ की जो एयर होती है वो ठंडी रहती है। वहाँ की जो एयर रहती है वो ठंडी होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लैंड जल्दी हीट होता है इन कंपेयर टू वाटर। तो वाटर को हीट अप होने में समय लगता है, उसको हीट से ठंडा होने में भी समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने समझ लिया कि गर्म एयर क्या हुआ, हल्का हुआ, हल्का होकर ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया मतलब वहाँ पर लो प्रेशर फॉर्म करा, गर्म एयर लो प्रेशर फॉर्म करा। इसी प्रकार से सी में जो ठंडी हवा रहती है, सी में जो ठंडी हवा रहती है वो हैवियर रहेगी, ठंडी हवा हैवियर होगी, ठंडी हवा हैवियर होगी। अब हैवियर हवा जो रहेगी, ठंडी हवा जो रहेगी वो क्या करेगा, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। ठंडी हवा, ठंडी हवा जो होगी, ठंडी हवा जो होगी वो हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट फॉर्म करता है। जो गर्म हवा रहता है वो लो प्रेशर बनाता है, जो ठंडी हवा रहती है वो हाई प्रेशर बनाता है। जो गर्म हवा रहता है, जो गर्म हवा रहता है वो राइज अप हो जाता है, ऊपर चला जाता है, ये हल्का होता है। और जो ठंडा हवा रहता है ये हैवियर रहता है, भारी होता है, और नीचे का नीचे ही अपना रहता है, अपने जगह पे रहता है, वो ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा सकूँ। मैं एक बार बोल के निकल गया आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, आगे है एयर मूव्स फ्रॉम द सी टू द लैंड। अब जो एयर है, जो एयर है मूव होता है सी से लैंड में, जो एयर है मूव होता है सी से लैंड में। क्यों सी से लैंड में मूव होता है, क्यों सी से लैंड में मूव होता है? क्योंकि देखो जो लैंड है यहाँ पर लो प्रेशर है, अभी मैंने बताया लैंड में क्या है, लो प्रेशर है, और जो सी है यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। और हम ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि जो एयर है ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है, पढ़ चुके हैं। एंड यही कारण है कि सी ब्रीज में क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो एयर है ये मूव होती है, यानी सी से लैंड में एयर मूव होती है, सी से लैंड में एयर, सी से समुद्र से ज़मीन में जो एयर है वो मूव करती है, बहती है। ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एयर जाती है, इसको कहा जाता है सी ब्रीज। सी ब्रीज किसको कहते हैं पता है? सी से लैंड में एयर का मूव होना, सी से लैंड में एयर का मूव होना, मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में एयर का बहना, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। और इसका ठीक उल्टा है लैंड ब्रिज, इसका ठीक उल्टा है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होता है, रात के समय में, रात के समय में जो वाटर होता है कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। वाटर जो होता है ना, थोड़ा जो ठंडा है वो स्लोली होता है, ठंडा जल्दी नहीं होगा। वाटर जो होगा गर्म ही रहता है, जल्दी ठंडा नहीं होता है। हाँ, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, लैंड जल्दी गर्म भी हो जाएगा, लैंड जो है जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन वाटर को ठंडा होने में समय लगता है। मतलब रात के समय में जो सी है, जो समुद्र है, वहाँ पर जो वाटर होता है वो क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, इन कंपेयर टू लैंड। तो जो लैंड्स होता है, लैंड्स कूल्स क्विकली, जो लैंड होता है वो तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो द एयर अबव इट्स ऑल्सो बिकम्स कूल, तो उसकी जो एयर होगी वहाँ पर वो भी ठंडी होगी। एंड हैवी, अब ठंडी है तो ऑब्वियस सी बात है वो हैवी होगी, हैवी होगा तो वो हाई प्रेशर बनाएगा, अभी मैंने बताया हैवी होगा, ठंडा हवा रहेगा, ठंडा हवा रहेगा वो हाई प्रेशर बनाएगा। ठीक है, और सी में अभी भी गर्म हवा है, सी में अभी भी गर्म हवा है रात के समय में, रात के समय में सी की हवा गर्म रहती है, सी गर्म रहता है, मैंने बताया। ठीक है, पानी गर्म है, पानी गर्म है, दैट मीन्स वहाँ की हवा गर्म रहेगी। वही द सी स्टे वार्मर, तो जो एयर होगा, अब यहाँ पर गर्म एयर जो होगा वो क्या करेगा, द एयर एबव इट रिमेन्स वार्म, तो उसकी जो एयर रहेगी वो क्या होगी, अभी भी गर्म रहेगी। गर्म रहेगी तो हवा क्या होगा, हल्का होगा, हवा क्या होगा, हल्का होगा, गर्म होगा तो लाइट मतलब हल्का होगा, हल्का हुआ वार्म रहा मतलब कि लो प्रेशर क्रिएट करेगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर यहाँ से हाई प्रेशर में लो प्रेशर में जो एयर है मूव करेगा, फिर से जो प्रेशर जो एयर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, फिर से एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा। तो एयर मूव्स फ्रॉम लैंड, अब यहाँ पर जो एयर है वो लैंड से, हाई प्रेशर अभी कहाँ बन रहा है, लैंड पे, यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है क्योंकि यहाँ पे अब ठंडा है, इसमें उल्टा था। ठीक है ना, इसमें लैंड में अभी ठंडा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, लैंड से सी में अब एयर मूव करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा, इसको कहेंगे लैंड ब्रिज।
सिंपल है, एयर मूव करना लैंड से सी, हाई प्रेशर होता है लैंड में, सी में लो प्रेशर होता है, तो लैंड से सी में एयर मूव करना लैंड ब्रिज, और सी से लैंड में एयर को मूव करवाना होता है सी ब्रिज। सी से लैंड में एयर जाना सी ब्रिज, लैंड से सी में एयर मूव करना लैंड ब्रिज। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक, हाई स्पीड विंड्स रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एयर प्रेशर। इसमें दिया गया है कि व्हेन एयर मूव्स एट हाई स्पीड, जब एयर हाई स्पीड में मूव करता है, जब एयर हाई स्पीड में मूव करता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, एयर अगर बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहा है तो जो प्रेशर होगा वो घटा देगा। अगर एयर बहुत हाई स्पीड में मूव कर रहा है तो प्रेशर क्या करेगा, वो घटा देगा। ठीक है, तो व्हेन अ स्टॉर्म कम्स, जब स्टॉर्म आती है, एंड द विंड ब्लोज वेरी फास्ट, और जो विंड है बहुत तेज़ी से ब्लो होता है, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है रूफ्स में। अब जैसे किसी का घर है, ठीक है, सपोज यहाँ पर एक घर है, इसके ऊपर की जो रूफ्स दिखाई दे रही है, रूफ्स दिखाई दे रही है ना यहाँ पर, ठीक है, तो जब स्टॉर्म आता है या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है तो लो प्रेशर बनता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर कम बनेगा, रूफ्स में क्या होगा, प्रेशर कम बनेगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। जब एयर हाई स्पीड से मूव करती है तो प्रेशर कम हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब हवा चली, बहुत तेज़ हवा चली, एयर मूव करा तो प्रेशर कम हो गया, रूफ्स में क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। ठीक है ना, इनसाइड द हाउस, बट देखो हवा तो यहाँ चल रहा है, घर के अंदर हवा घुस रही है नहीं, देखो खिड़की दरवाज़ा सब बंद है, खिड़की दरवाज़ा बंद है, एयर घर के अंदर नहीं जा पा रही है, तो इनसाइड द हाउस द प्रेशर रिमेन्स नॉर्मल, तो घर के अंदर का जो प्रेशर है वो तो नॉर्मल रहेगा। हाँ, बाहर में हवा चल रही है, प्रेशर कम हो गया, हवा चलती है प्रेशर कम हो जाता है, तो रूफ में प्रेशर कम हो गया, रूफ में प्रेशर कम हो गया, लेकिन घर के अंदर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा, अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो घर के अंदर का जो प्रेशर है वो प्रेशर लगाएगा, घर के अंदर प्रेशर लगाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, ये प्रेशर लगाएगा, तो द हायर प्रेशर इनसाइड पुशेज द रूफ्स अपवर्ड, तो इसके अंदर का जो हायर प्रेशर है, इस घर के अंदर का जो हायर प्रेशर है, क्योंकि इसके अंदर में हवा नहीं घुस पा रही थी, ठीक है, तो इफ़ द रूफ्स आर वीक, तो अगर यहाँ पर जो रूफ्स है हल्की होगी, ये रूफ्स हल्की होगी तो ये उड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो ये रूफ्स है हल्की है, ये उड़ गई, क्यों उड़ी, हम लोग बोलते हैं ऐसे, हम लोग जब फिजिक्स नहीं पढ़े हुए रहोगे तो ये होता है, जब नहीं पढ़े हुए रहोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा ये इसलिए उड़ा क्योंकि हवा आया उड़ा के लेके चला गया। नहीं यार, हवा से नहीं उड़ा, ये मत सोचना कि हवा से उड़ा, हवा आया वो एक कारण है, आप बोल सकते हो हवा एक कारण है कि यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा था एटमॉस्फेयर में ये कम हो गया, यहाँ पर जितना प्रेशर लग रहा था हवा चलने की वजह से इसका प्रेशर रूफ के पास कम हो गया, लेकिन अंदर का जो प्रेशर था वो तो कम नहीं हुआ क्योंकि हवा अंदर नहीं जा पाई, अंदर में प्रेशर लगा, इसके वजह से ये रूफ उठ गई। समझ में आया? ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है, दिखा हुआ है सारा। ओके, कि द हायर प्रेशर इनसाइड पुशेज द रूफ्स अपवर्ड इफ़ द रूफ्स आर वीक, अगर वीक रूफ्स जो है ये कमज़ोर रहेगा तो वो उड़ जाता है, क्योंकि जो घर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है। अच्छा, ऐसा करो, हमेशा क्या करते हैं हम लोग, उल्टा करते हैं, हम लोग हवा आता है, बहुत तेज़ हवा चलता है तो हम लोग क्या करते हैं, खिड़की दरवाजे बंद करो, है ना, बट ये उल्टा हम लोग करते हैं, हवा जब चले तो खिड़की दरवाज़ा हमें खोल कर रखना चाहिए, लेकिन लोग बंद करके रखते हैं। क्यों खोल के रखना चाहिए, जो प्रेशर है ना घर के अंदर, आपका जो प्रेशर लग रहा है वो कम होगा, क्योंकि अंदर में हवा घुसेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा घर के अंदर का, फिर ऊपर में जो आपका रूफ्स वगैरह कुछ होगा भी ना तो फिर वो उड़ेगा नहीं, मतलब घर मजबूत रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही चीज़ है, इफ़ डोर्स एंड विंडोज़ आर ओपन, अगर डोर्स और विंडोज़ ओपन कर देता तो जो एयर है वो ईजिली घर के अंदर आ जाता, इससे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाती घर के अंदर, और फिर जो रूफ्स के उड़ने का जो खतरा है वो भी घट जाता या नहीं उड़ता, सिंपल सा बात है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। यहाँ पे हम स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, थंडर स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉर्म्स क्या होता है पहले समझ लो, स्टॉर्म्स क्या होता है, तो फास्ट ब्लोइंग विंड्स विथ रेन,
बारिश के साथ, रेन के साथ बहुत तेज़ी से विंड का चलना, रेन के साथ बहुत तेज़ी से विंड का चलना, साथ ही साथ हेल आना, हेल मतलब ओले, ओले का आना, स्नो आना, ठीक है, इसको कहा जाता है स्टॉर्म। मतलब हवा के साथ साथ रेन, हेल, स्नो ये सब आ रहा हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। अच्छा, स्टॉर्म बनता बनता कैसा है, बनते कैसे हैं, लंबी कहानी है, अच्छे से समझते हैं। स्टॉर्म बनता कैसा है, कैसे बनते हैं, हाउ स्टॉर्म फॉर्म। देखो दिया गया था, एयर अबव द लैंड गेट सीटेड। देखो लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर में जो एयर होती है ये गर्म होती है और वो हल्की हो जाती है। गर्म के, ज़मीन के ऊपर में जो एयर है, ज़मीन के पास जो एयर है वो क्या होती है, गर्म होती है, हल्की हो जाती है और वो ऊपर जाती है। हल्की हवा हो गई तो ऊपर चली गई, हल्की हवा हुई ऊपर चली गई तो वो क्या करेगा, लो प्रेशर बनाएगा। अभी मैंने बताया हवा हल्की हो जाएगी, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। जो कूल एयर होता है हमारे सराउंडिंग्स में, और जो हमारे सराउंडिंग्स में हमारे चारों तरफ जो कूल एयर होगा उसमें ज़्यादा प्रेशर होगा, कूल एयर में ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो कम्स इन टू फील दैट स्पेसेस, जहाँ से वो एयर निकला है, जो भी हल्की हवा निकली थी गर्म होके, वो कूल एयर क्या करेगा, उस स्पेसेस को फील करने का कोशिश करेगा जहाँ से वो हल्की एयर निकली है, ठीक है। तो ये जो साइकिल होता है ये बार बार रिपीट होते रहता है, ये साइकिल बार बार रिपीट होते रहता है। कहने का मतलब है हवा गर्म होता है, हवा गर्म होता है, हल्का होके ऊपर चला जाता है, और जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा जहाँ से निकला उसको फील करते रहती है। फिर वो गर्म हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर हमारे सराउंडिंग्स में जो ठंडी हवा रहेगी उस गर्म हवा को फिर से दोबारा से क्या करेगा, फिर वो दोबारा से उसको फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, जो जो ये साइकिल रहती है ये बार बार होती रहती है, साइकिल बार बार घटती रहती है, जिसके वजह से जो विंड सर्कुलेशन होता है वो फॉर्म होता है। तो विंड कैसे बनता है ये आपको यहाँ पे पता चला, ठीक है, विंड कैसे बनता है ये पता चला। तो वेन वार्म एयर राइजेज, जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, थोड़ा ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हो जाती है, और वाटर वेपर, जो ये ठंडी हवा ऊपर गई, जो सॉरी ये गर्म हवा, ठंडी नहीं, गर्म, गर्म हवा जो ये ऊपर गई वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होके ये जो वाटर वेपर होती है वो एक टीनी वाटर ड्रॉप्स में बदल जाती है। गर्म हवा ऊपर जाके ठंडी हो गई, ठंडी होके जो हवा गई ऊपर में वो तो वेपर के फॉर्म में गई थी, तो वो जो वाटर वेपर होता है वो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बना लेता है, ठीक है। अ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिग हैवी ड्रॉप्स। अब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलके एक बड़ा और हैवी ड्रॉप्स बना लेते हैं, और ये जो होते हैं फिर दे फॉल डाउन एज रेन, और रेन के फॉर्म में, रेन एज अ रेन, बारिश के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में फिर वो गिरते हैं। इफ़ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज, अगर स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ विंड हवा चलती है, ठीक है, अलॉन्ग विथ रेन, रेन के साथ, तो इसको स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म क्या किसे कहते हैं, शुरू में भी मैंने बताया कि अगर बहुत तेज़ी से विंड चले विथ ए रेन, विथ रेन, स्नो, ये सब मैंने बताया था, ठीक है, हेल, इसको कहते हैं स्टॉर्म। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि स्टॉर्म कैसे बनता है, स्टॉर्म कैसे आता है, कैसे फॉर्म होता है ये हमने समझा, कैसे फॉर्म होता है स्टॉर्म, कैसे फॉर्म होता है ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलो अब आगे यहाँ समझते हैं कि जो लाइटनिंग होती है, जो लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, कैसे लाइटनिंग होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है ये राइज अप होती है, ऊपर जाती है टू ग्रेट हाइट, बहुत ऊपर चली जाती है, ऊपर नहीं बहुत ऊपर चली जाती है, हाई अल्टीट्यूड, ठीक है, बहुत ऊपर। दैट द लो टेम्परेचर देयर, ठीक है, दैट द लो टेम्परेचर देयर, मतलब एक लो टेम्परेचर में चली जाती, इतनी ऊपर कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठीक है। तो बहुत कम टेम्परेचर होगा तो फिर क्या होगा कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होगा वो आइस पार्टिकल्स में बदल जाएगा। ठंडी जगह पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, जो वाटर होता है वो आइस आइस में बदल जाता है, और अगर आप बहुत ऊपर चले जाओ, बहुत ऊपर, तो वहाँ पे क्या बहुत ठंडा है। तो कभी कभी यही है, वही दिया कि जो वार्म एयर होता है बहुत ऊपर चला जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर लो टेम्परेचर के कारण ये जो वार्म एयर होती है ये वाटर ड्रॉपलेट से आइस पार्टिकल्स में बदल जाती है, आइस पार्टिकल बन गई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव अप एंड डाउन, अब क्या होता है,
जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है ये अप डाउन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड्स, ठीक है। बहुत तेज़ी से जो हवा है ये अप डाउन होते रहता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स एंड आइस पार्टिकल, तो अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स ऊपर में होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस पार्टिकल्स होते हैं और बहुत तेज़ी से हवा चलती है, तो एक दूसरे के साथ ये रब करते हैं, एक दूसरे के साथ रब होते हैं, घिसते हैं, ठीक है ना। अब जब एक दूसरे के साथ कोई चीज़ को घिसो तो हम पिछले प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ा था, याद होगा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्रिएट होता है। तो यहाँ पर भी जो वाटर ड्रॉपलेट्स और जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड चलने के वजह से वो एक दूसरे से रब करते हैं। तो यहाँ पर भी एक प्रकार का क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज बन जाता है, ठीक है ना। लाइट आइस पार्टिकल्स गो अप इन द क्लाउड, तो जो लाइट आइस पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्के आइस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्लाउड्स में ऊपर चले जाते हैं, ये क्लाउड से ऊपर चले जाते हैं एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स बनाते हैं। यहाँ पर देख लो ये प्लस में सारा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स यहाँ पर बनाया हुआ है, सब सारे यहाँ पर प्लस में आपको ऊपर में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स दिख रहे होंगे, ठीक है, सारे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं, ठीक है। वहीं जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, जो हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है वो नीचे रह जाता है क्लाउड में, देखो क्लाउड के नीचे में ये रह गया, ठीक है, और वो निगेटिवली चार्ज्ड बन जाता है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये वाटर ड्रॉपलेट जो होते हैं वो हैवी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हैवी होते हैं, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हैवी होते हैं, और कौन सा यहाँ पर चार्ज्ड फॉर्म करा, निगेटिव। और जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं वो हल्के होते हैं, आइस के पार्टिकल्स हल्के होते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा चार्ज्ड फॉर्म करा, पॉजिटिव, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया है, और ये जो प्लस माइनस है वो क्या दिया गया है, आगे आप नेक्स्ट पेज पे समझोगे यहाँ। तो दिस क्रिएट्स अ चार्ज सेपरेशन, इससे क्या हुआ, जो चार्ज है वो अलग अलग बट गया, पॉजिटिव ऊपर चला गया, निगेटिव नीचे आ गया। ये क्लाउड्स है, क्लाउड्स में पॉजिटिव ऊपर चला गया, निगेटिव नीचे आ गया। क्यों आया, विंड के कारण, विंड बहुत तेज़ी से चला, तो रब हुआ, इससे क्या हुआ, रब करने की वजह से घिसते एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म करा, मतलब एक पॉल प्लस में बन गया, एक माइनस में बन गया। प्लस वाला जितना भी था आइस पार्टिकल्स था ऊपर चला गया, और वाटर वाला जो भी हैवी पार्टिकल्स था वो नीचे आ गया, ठीक है। चलो आगे, तो दिस क्रिएट्स अ चार्ज सेपरेशन, इससे चार्ज की सेपरेशन हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इन द क्लाउड, टॉप में पॉजिटिव चला गया और बॉटम में नेगेटिव आ गया। व्हेन द नेगेटिव चार्ज एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड गेट्स क्लोज टू द ग्राउंड, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जब क्लाउड से ग्राउंड के नज़दीक आती है, ठीक है। तो द ग्राउंड एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज या फिर बिल्डिंग के पास अगर ये आती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स को यहाँ पर फील कर लेता है। कहने का मतलब क्या, ध्यान समझना, इसको एक बार और अच्छे से समझाता हूँ तब समझ में आएगा। व्हेन द नेगेटिव चार्ज एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड, क्लाउड के बॉटम में जो देखो नेगेटिव चार्ज था ना, क्लाउड के बॉटम में जो नेगेटिव चार्ज था, जब ये ग्राउंड के नज़दीक आते हैं, ये नेगेटिव चार्ज जब ये ग्राउंड के नज़दीक आते हैं, या फिर ग्राउंड के नज़दीक आए, या फिर कोई ट्रीज़ या फिर बिल्डिंग के नज़दीक आए, किसी ऑब्जेक्ट के नज़दीक आए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये पॉजिटिव बन जाते हैं। अब समझ में आइए, पॉजिटिव जो चार्ज है ये क्या है, यही नेगेटिव चार्ज है। क्लाउड्स में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो ग्राउंड में आते हैं, जैसे ही वो ग्राउंड में आते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के पास आते हैं, कोई ट्री बिल्डिंग के पास आते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज किस में बदल जाता है, पॉजिटिव में। तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव में बदल गया ग्राउंड्स में आकर, ठीक है। अच्छा, एयर का क्या रोल है इसमें, तो नॉर्मली जो एयर होता है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। सो चार्जेस कैन नॉट बी मीट ईजिली, एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, इस वजह से ये जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब चार्जेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो एयर भी उसको
मिलने से नहीं रोक पाता है। तो एयर कैन नॉट स्टॉप देम एनी मोर, तो और एयर उसको नहीं रोक पाता है, ठीक है। और नहीं रोक पाता है तो क्या होता है, इस सडन फ्लो ऑफ चार्जेस हैपन। तो एक सडन फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, चार्जेस बहुत तेज़ी से और अचानक से फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से जो चार्जेस होते हैं वो फ्लो होते हैं। एंड इसी के वजह से एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होता है। जब चार्जेस फ्लो होते हैं, जब चार्जेस फ्लो होते हैं अचानक से बहुत तेज़ी से, तो एक ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस होता है, इसी को कहते हैं हम लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कब होता है, कैसे होता है, ये आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब बहुत चार्जेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो एयर भी अब उसको रोक नहीं पाता है, एयर भी उसको नहीं रोक पाता है फ्लो होने से, एयर भी उसको फ्लो होने से अब नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो जब ये चार्जेस फ्लो होते हैं, सडन फ्लो होते हैं, ठीक है, तो इससे एक ब्राइट फ्लैश प्रोड्यूस होता है, इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है लाइटनिंग कैसे होता है, लाइटनिंग कैसे होता है। तो लाइटनिंग हैपेंस व्हेन अपोजिट चार्जेस मीट। लाइटनिंग तब होता है जब अपोजिट चार्जेस मिलते हैं। अब ये अपोजिट चार्जेस कैसे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, तो आइदर इनसाइड अ क्लाउड, ये क्लाउड में मिल सकते हैं, ये अपोजिट चार्जेस क्लाउड्स में मिल सकते हैं, ये बिटवीन क्लाउड्स, क्लाउड्स के बीच में मिल सकते हैं, क्लाउड्स में मिल सकते हैं, क्लाउड के बीच में मिल सकते हैं, और बिटवीन अ क्लाउड एंड अ ग्राउंड, या फिर ग्राउंड और क्लाउड के बीच बीच में भी यहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो ये जो अपोजिट चार्जेस होते हैं प्लस माइनस, ये क्लाउड्स में, क्लाउड्स के अंदर, क्लाउड के बीच में, इन दोनों के क्लाउड्स और ये जो लैंड है, जो ग्राउंड है, इसके बीच में मिल सकते हैं। कहीं पर भी ये जो चार्जेस होते हैं, ये अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो मीट कर सकते हैं। और जब ये मीट करते हैं तो क्या होता है, देखो लाइटनिंग हीट्स। आगे हम लोग यहाँ पे थंडर और थंडर स्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो मिल जाते हैं तो वही अभी मैंने बताया, मिल जाते हैं तो लाइटनिंग होती है, ठीक है, लाइटनिंग होती है। समझ में आ गया लाइटनिंग कैसे होती है। जब अपोजिट चार्जेस मिलते हैं तो लाइटनिंग होती है, सिंपल सा बात है। अपोजिट चार्जेस मिलते हैं, लाइटनिंग होती है। अपोजिट चार्जेस कहाँ कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे समझ लिया। थंडर और थंडर स्टॉर्म क्या होता है, तो लाइटनिंग हीट्स द एयर अराउंड इट। जब लाइटनिंग होती है ना, तो लाइटनिंग होने से क्या होता है कि जो एयर होती है वो हीट हो जाती है, जो एयर होती है वो हीट हो जाती है। यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, जो एयर होती है वो क्या होती है, वो हीट हो जाती है। और जब एयर हीट होती है ना, जब एयर हीट हो जाती है तो वो एक्सपेंड करता है, और एक्सपेंड करने के कारण ही एक लाउड साउंड क्रिएट होता है। कभी भी आप देखना, अगर किसी चीज़ को जलाते हो, एक बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ पड़ा हुआ है उसको जलाओ, देखना वो एक अब अजीब सा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। वो आवाज़ क्यों प्रोड्यूस करता है, हम लोग सोचते हैं ऐसे करके एक आवाज़ प्रोड्यूस होता है। वो इस वजह से नहीं होता है कि वो चीज़ जल रही होती है, इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो गर्म होती है, और गर्म एयर फिर ऊपर जा रही होती है, इसीलिए वो वहाँ पर जो है वो ऐसा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। तो सेम इसी प्रकार से जैसे लाइटनिंग हुई, जैसे ही लाइटनिंग हुई तो एयर हीट हो जाता है, एयर हीट हो जाता है, एयर हीट हो जाता है तो एयर एक्सपेंड हो जाता है, हल्का हो जाता है, एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। इससे एक लाउड साउंड क्रिएट होगा जिसको हम थंडर कहते हैं। तो अगर ए स्टॉर्म दैट हैज़ बोथ लाइटनिंग एंड थंडर, अगर एक स्टॉर्म में, एक स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और थंडर भी हो, स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और थंडर भी हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म। अगर स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग और थंडर भी हो उसको हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म, ठीक है। अब आगे है लाइटनिंग इज़ वेरी डेंजरस। वाई, लाइटनिंग बहुत डेंजरस होती है, कई बार किस जान भी ले लेती है, क्यों, तो इट कैन स्टार्ट फायर्स, वो आग जला सकती है, बिल्डिंग को डैमेज कर सकता है, काउ सीरियस बर्न्स कर सकता है, ठीक है, एंड और इवन डेथ, डेथ भी हो सकता है उससे, ह्यूमन का या फिर एनिमल्स का। एक यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर आप लाइटनिंग हो रही है तो आप कैसे लाइटनिंग से अगर बाहर में हो तो बच सकते हो। तो ऐसा तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरी तरह सेफ रहोगे, बट कुछ हद तक सेफ रह सकते हो। क्या क्या प्रिकॉशंस हम अपना सकते हैं लाइटनिंग के दौरान, तो टॉल, याद दिया गया है स्टे अवे फ्रॉम टॉल ऑब्जेक्ट्स।
अगर कोई टॉल ऑब्जेक्ट्स है, ऊंचा ऑब्जेक्ट्स है, तो उससे दूर हो जाओ, ठीक है, पहला। दूसरा, डू नॉट यूज़ एन अम्ब्रेला विथ अ मेटल रड। अगर किसी अम्ब्रेला में मेटल का रड हो, रड मेटल का कोई मेटल का बना हो वो रड, ठीक है ना, तो वैसे अम्ब्रेला को यूज़ नहीं करना। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप वाटर में हो, बाहर निकल जाओ, ठीक है, जितना जल्दी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। याद रखना वाटर में नेगेटिव आयन्स था, अभी मैंने ऊपर में पढ़ाया भी, ठीक है ना, और आइस में था पॉजिटिव। इफ़ यू आर इनसाइड अ बस और कार, अगर आप बस या फिर कार में हो तो फिर आप कुछ हद तक सेफ रह सकते हो या फिर सेफ हो। आगे है लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। अब देखो हम जब घर बनाते हैं तो ऐसा नहीं सब कोई करता है, लेकिन सेफ घर लाइटनिंग से अगर आपको बनाना हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक लाइटनिंग कंडक्टर्स लगाना चाहिए अपने घर में, आपको एक लाइटनिंग कंडक्टर्स अपने घर में लगाना चाहिए, ठीक है। इससे बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। ये लाइटनिंग कंडक्टर कहाँ पे लगाएंगे, देखो कैसे लगाना है। यहाँ पर देखो एक ये लाइटनिंग कंडक्टर लगाया गया है, ठीक है, ये एक प्रकार का यहाँ पर रड होता है, नीचे ऊपर में यहाँ पर इस तरह से खुला छोड़ दिया जाता है, और नीचे भी यहाँ पर देखो ग्राउंड में भी, देखो यहाँ पर ग्राउंड में भी इसको अंदर भी डाला गया है, तो लाइटनिंग अगर आती भी है तो यहाँ से आके वो नीचे चली जाती है, ठीक है, इससे आपका घर सेफ रहता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाइटनिंग वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब एक लास्ट हमारा टॉपिक है साइक्लोन्स। इस टॉपिक को समझ लेते हैं, साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन क्या होता है, तो साइक्लोन्स आर लार्ज स्टॉर्म्स दैट फॉर्म ओवर वार्म ओशियन वाटर्स। साइक्लोन क्या होता है, एक बड़ा स्टॉर्म्स होता है जो कि फॉर्म होता है, जो कि बनता है गर्म ओशियन वाटर्स में। साइक्लोन कहाँ बनता है, याद रखना, साइक्लोन कहाँ बनता है, वार्म गर्म ओशियन वाटर्स में बनता है, ठीक है ना। साइक्लोन एक वार्म, समझ में आया साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन एक लार्ज स्टॉर्म्स होता है जो कि फॉर्म होता है वार्म ओशियन वाटर्स में। चलो बनता कैसे है, कैसे फॉर्म होता है साइक्लोन, दिया गया है। द ओशियन वाटर गेट्स हीटेड, जो ओशियन वाटर होती है गर्म होती है, गर्म होती है तो जो एयर है वो ऊपर जाएगी, पता है। इट बिकम्स वार्म, वो वार्म गर्म रहती है, मॉइस्ट भी रहती है, चूँकि ऑब्वियस सी बात है ओशन से निकल रही है तो गर्म होगा, मॉइस्ट भी होगा, मतलब हल्की भींगी होगी एयर। द एयर राइजेज अपवर्ड, जो एयर है ऊपर चल जाती है, क्योंकि गर्म एयर ऊपर जाता है। एट द मॉइस्ट एयर राइजेज, जो मॉइस्ट एयर होती है ऊपर जाती है। द वाटर वेपर कंडेंसेस, अब जो वाटर वेपर होती है यानी कि जो गर्म एयर ऊपर जाती है वो कंडेंसेस होता है, ठंडा होता है, और वो रेन ड्रॉप बन जाता है, ठीक है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवोपरेशन, देखो हम ये ऑलरेडी 7th क्लास में इस चीज़ को भी पढ़ चुके हैं कि इवोपरेशन के दौरान क्या होता है, वाटर टेक्स अप हीट, वाटर जो होता है वो आपकी हीट को ले लेता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो भी हीट होता है उसको ले लेता है और उसको वेपर में बदल देता है। एवोपरेशन में क्या होता है, समझ में, इवोपरेशन में क्या होता है, जो वाटर होती है वो एटमॉस्फेयर में जो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी हीट होता है उसको ले लेता है और उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है। सेम इसी प्रकार से अगर हम बोले कि व्हेन दिस वाटर वेपर, यही जो वाटर वेपर होती है जब ये कंडेंसेट होता है रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में, तो दोबारा से जो हीट होती है रिलीज कर देता है, ठीक है। इवापोरेशन में क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग से हीट वो लेकर चला जाता है, लेकिन जब वाटर वेपर से कंडेंसेट होता है रेन ड्रॉप्स में तो दोबारा से जो हीट होता है वो रिलीज करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, दोबारा से जो हीट है वो लाके छोड़ देता है। जो हीट लेकर गया वो हीट लाके दोबारा से छोड़ दिया, ठीक है ना। दिस मेक्स मोर एयर राइज, इसके वजह से ज़्यादा जो एयर होती है वो राइज हो पाता है, ऊपर जाता है, क्योंकि हीट फिर नीचे आ गई, हीट फिर नीचे आया तो फिर ऊपर एयर गया, एंड क्रिएट्स लो प्रेशर। अब ऑब्वियस ये बात है कि अगर ज़्यादा गर्म होगा तो इससे क्या होगा कि प्रेशर लो होगा, गर्म एयर में प्रेशर लो होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। द सराउंडिंग एयर रसेस टुवार्ड्स द सेंटर, जो सराउंडिंग एयर्स होती है, जो हमारे आसपास की जो एयर होती है वो तो ठंडी होती है। अब ठंडी एयर होगी तो क्या करेगी, उन जगहों को फील करने की कोशिश करेगी जहाँ पर गर्म एयर है, उन जगहों पे जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर है कि जो सराउंडिंग में जो एयर होती है वो रस करती है सेंटर की ओर। सेंटर की ओर कहने का मतलब है जिस जगह पे गर्म एयर है उधर जाने की ओर कोशिश करेगा, ठीक है। बिकॉज द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज़ वेरी लो, जो प्रेशर होती है साइक्लोन के सेंटर में,
साइक्लोन के सेंटर में प्रेशर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्म हवा रहती है तो प्रेशर सबसे कम होता है, ठीक है। एज देयर एयर रीचेज द सेंटर, एज देयर रीचेज द एज द एज दिस एयर रीचेज द सेंटर इट ऑल्सो स्टार्ट्स राइजिंग। तो एयर जैसी जो सराउंडिंग वाली जो एयर है वो दोबारा से जैसे सेंटर पे पहुंचती है तो वो भी ऊपर उठना शुरू होता है। तो कोई भी हवा जा रही है वो ऊपर उठते जा रहा है, कोई भी हवा जा रही है वो सेंटर पे जाके ऊपर उठते जा रही है, ठीक है। आगे है, एक तो हमने देखा कि जो साइक्लोन आता है कैसे आता है, तो जो भी एटमॉस्फेयर में हमारे मतलब सराउंडिंग्स में जो भी गर्म ठंडी हवा है गर्म हवा की ओर जाती है, ठीक है, रस करती है, मतलब सेंटर पे वो आती है, ठीक है ना। तो ये जो है लगातार होते रहता है। साथ ही साथ अर्थ के रोटेशन का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थ पता है कि रोटेशन करता है, रिवॉल्यूशन भी करता है, तो अर्थ का रोटेशन का भी इस पर अफेक्ट पड़ता है साइक्लोन को बनाने में। द मूविंग एयर स्टार्ट्स टू ज्वाइन स्पिन। जो ये मूविंग एयर जो एयर ये चल रही होती है हमारी सराउंडिंग से जा रही होती है इस लो प्रेशर में जहाँ पे गर्म हवा है वहाँ पे जा रही होती है, तो द साइक्लोन बिगिन्स टू रोटेट। तो जो साइक्लोन होता है ये रोटेट करना शुरू करता है, क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन हो रही है तो साइक्लोन भी यहाँ पर रोटेट करना शुरू होता है, ठीक है। जब साइक्लोन होती आती है तो रोटेट होता है ना, तो जब रोटेट होता है इसका मतलब क्या है कि उसके चारों तरफ जो है उस ठंडी है बट अंदर में वहाँ पर गर्म हवा है, ठीक है ना। दिस साइकिल इज रिपीटेड, ये साइकिल बार बार रिपीट होती है, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ वेरी लो प्रेशर एरिया, जिसके वजह से बहुत लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। एंड हाई स्पीड विंड रिवॉल्व होता है इसके चारों तरफ क्या होता है, बहुत हाई स्पीड में जो विंड है जो हवा है वो बहती है, ठीक है। बीच में बहुत लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है यहाँ पर। दिस स्पिनिंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स, तो ये जो स्पिनिंग सिस्टम होता है क्लाउड्स का जो स्पिनिंग घूमने वाला जो सिस्टम होता है, विंड्स एंड रेन, इसी को कहते हैं हम साइक्लोन। तो साइक्लोन का डेफिनेशन आप दो तरीके से लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे है, इन अ साइक्लोन, साइक्लोन में द रीजन ऑफ लोवेस्ट प्रेशर, जहाँ पे सबसे कम प्रेशर लगता है, जैसे ये वाला एरिया पे सबसे कम प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इज एट द सेंटर, सेंटर पे सबसे कम प्रेशर लगता है, याद रखना। साइक्लोन में सबसे कम प्रेशर कहाँ लगता है, सेंटर में, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। जिस जगह पे सबसे कम प्रेशर लगता है साइक्लोन में उस जगह को हम लोग कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। एट द आई ऑफ द साइक्लोन, आई ऑफ द साइक्लोन पर द विंड इज काल्म, यहाँ पर जो हवा रहती है शांत रहती है, ठीक है। आई ऑफ द साइक्लोन पे जहाँ पे प्रेशर बहुत कम रहता है, ठीक है, यहाँ पर जो विंड रहती है हवा रहती है शांत रहती है, लेकिन इसके चारों ओर की जो रीजन्स होती है जो जगह होती है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स चलता है और हैवी रेनफॉल भी होता है। यहाँ पे तो शांत रहता है लेकिन इसके चारों ओर फिर स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेनफॉल होता है। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर फिर दिया गया है कि व्हेन अ साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द ओशियन टुवार्ड्स द लैंड, व्हेन अ साइक्लोन मूव्स फ्रॉम द ओशियन टुवार्ड्स द लैंड। अभी मैंने क्या बताया कि जो साइक्लोन होता है ये कहाँ बनता है, ओशियन में। कहाँ बनता है, ओशियन में। तो जब ये साइक्लोन मूव भी तो करेगा, थोड़ी ओशियन पे ही चिपका हुआ रहेगा, वहाँ से बनना शुरू होता है और बन के फिर ज़मीन पर आती है, ग्राउंड पर आती है। तो जब साइक्लोन मूव करता है ओशियन से लैंड की ओर, ज़मीन की ओर, तो इट प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो एक स्ट्रॉन्ग विंड प्रोड्यूस करती है कंपेयर टू नॉर्मल थंडर स्टॉर्म। एक नॉर्मल थंडर स्टॉर्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स प्रोड्यूस करती है। एंड आफ्टर रीचिंग लैंड, जैसे ही ये लैंड पर पहुंच जाती है, ठीक है, मतलब ओशियन से दूर चली जाती है, तो द साइक्लोन नो लॉन्गर गेट्स अ सोर्स ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। तो अब जो साइक्लोन जो बना हुआ था, क्यों बन रहा था, क्योंकि उसको वार्म एयर और मॉइस्ट एयर मिल रहा था, वार्म और मॉइस्ट एयर मिल रहा था, इसीलिए वो बन पा रहा था। तो वो तो अब उसको मिल नहीं पाती है, इस वजह से जो साइक्लोन होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और फिर वो अपना स्ट्रेंथ को खो देता है और फिर साइक्लोन फिर वो ख़त्म हो जाता है। अब फिर से अगर बनेगा तो कहाँ पर बनेगा, ओशियन पे बनेगा, फिर आएगा ग्राउंड पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है साइक्लोन्स आर वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है कि 2020 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था अम्फान।
इसकी जो विंड की स्पीड थी, ये एक पीक स्पीड था जो विंड का, मतलब सबसे हाई स्पीड विंड का जो था वो था 270 किलोमीटर पर आवर, 270 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये आगे जा रहा था, बढ़ रहा था, मतलब विंड फ्लो हो रही थी। अब आगे यहाँ पर साइक्लोन का अफेक्ट दिया गया है, क्या क्या अफेक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ता है साइक्लोन का। तो स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन डैमेज बिल्डिंग, ट्रीज एंड पावर लाइन्स। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, चलती है, तो इससे क्या होता है कि बिल्डिंग डैमेज हो सकता है, ट्रीज, पावर लाइन्स भी डैमेज होती है। हेवी रेनफॉल कैन काउज रिवर्स टू ओवरफ्लो। अब हेवी रेनफॉल होता है, साइक्लोन आएगा मतलब कि हेवी रेनफॉल होगा, बहुत तेज़ बारिश होगी, ठीक है, आती रहती है बहुत लंबे समय तक, जिसके कारण जो रिवर्स होता है ये ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। लैंडस्लाइड्स कैन ऑकर इन माउंटेनियस एरिया। माउंटेनियस एरिया जो होती है वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने लगता है। लैंडस्लाइड्स बोलने कहने का मतलब है, लैंडस्लाइड में ज़मीन जो होती है वो खिसकने लगती है, टूटने लगती है। सी वाटर फ्लडिंग कैन डैमेज फार्म लैंड एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। सी वाटर फ्लडिंग, मतलब सी वाटर फ्लडिंग कहने का मतलब है जो सी की वाटर होती है, समुद्र की जो वाटर होती है वो भी बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से सी वाटर अगर जहाँ पे किसान खेती कर रहे हैं वहाँ पर चला जाए तो उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। सी वाटर में अगर बाकी वाटर के जो भी सोर्सेज है वहाँ पर जाकर मिल जाती है तो जो वाटर सोर्सेज होंगे वो भी ख़राब हो जाएंगे, वो भी पीने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सी के वाटर को नहीं पी सकते हैं, समुद्री वाटर को नहीं पी सकते हैं। और रोड्स भी ब्लॉक हो सकता है, क्यों, क्योंकि साइक्लोन आया, तेज़ हवा चली, पेड़ गिर गया, कोई पेड़ जो है रोड पर गिर गया तो रोड डैमेज हो गया, मतलब रोड ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ अफेक्ट है साइक्लोन का। चलो अब आगे हम एक लास्ट पढ़ लेते हैं कि साइक्लोन से कैसे प्रोटेक्ट करा जा सकता है, तो कैसे बचा जा सकता है साइक्लोन से। तो ऑलवेज स्टे अपडेटेड ऑन वेदर रिपोर्ट्स। हमेशा वेदर रिपोर्ट से अपडेटेड रहो, अलर्ट रहो। और आईएमडी वार्निंग, जो आईएमडी है, आईएमडी वार्निंग देते रहती है, उसको हमेशा देखते रहो, सुनते रहो, ठीक है। आईएमडी का फुल फॉर्म्स होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये आपको वार्निंग देती है अगर किसी जगह पे साइक्लोन्स आना रहता है तो इससे अलर्ट हो जाओगे आप। साइक्लोन्स कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग सैटेलाइट्स। साइक्लोन को सैटेलाइट्स के द्वारा ट्रैक्ट भी करा जाता है। देयर पाथ कैन बी प्रिडिक्टेड। उनकी जो रास्ता है प्रिडिक्ट करा जा सकता है कि किस ओर जो साइक्लोन है वो बढ़ रहा है, तो इससे हम इम्पैक्ट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन साइक्लोन्स। साइक्लोन पर नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, साइक्लोन को मॉनिटर करती है। कीप एन इमरजेंसी किट रेडी। इमरजेंसी किट रेडी करी जाती है अगर आप किसी साइक्लोन प्रोन एरिया में हो तो। अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे साइक्लोन से प्रभावित है या प्रभावित होने वाला है तो उसके लिए जो इमरजेंसी किट है उसको रेडी करा जाता है। दैट्स इट, चैप्टर इज़ कंप्लीट। चैप्टर को कंप्लीट कर दिया हमने, पूरे चैप्टर के नोट्स समझा दिए, पूरा एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। रहा सवाल इसके क्वेश्चन आंसर्स का, जिसकी वीडियो आगे के वीडियोस में आएगी, आगे बनाऊंगा। तो आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।